हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय एजुकेशन पावर में। आज हम करने वाले हैं अकाउंट और बिजनेस का टेस्ट जो कि हमारे हेल्प करेगा सीटी मेंस में। चलिए दोस्तों, करते हैं आज का टेस्ट शुरू। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो संस्था लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? कंपनी, लाभकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन, संयुक्त हिंदू व्यवसाय। बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ जल्दी, क्या आंसर है हमारा? आंसर होगा हमारा सी, गैर लाभकारी संगठन। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था का उदाहरण है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल कौन सा है वो बताना है। पुस्तकालय है, सब्जी वाला है, विद्यालय है, या फिर ए और सी दोनों है। देखो, सब्जी वाला है वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही करता है। ठीक है, लाइब्रेरी है और जो हमारा स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है मेन मोटिव? उनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? ए और सी दोनों। आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ए और सी दोनों। ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण हैं वकील, ये भी एक प्रोफेशनल है, मंदिर एक चैरिटेबल है। ठीक है, सी हमारा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या दी जाती है? सर्विसेज दी जाती है। ठीक है, सर्विस मेन होता है उसमें, ना कि प्रॉफिट अर्न करना सबसे मेन। जहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना सबसे मेन होता है ना, वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जहाँ पर मेन मोटिव सर्विस देना होता है वहाँ पर वो क्या कौन सी होती है? हमारी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। ठीक है, अगर मेरे द्वारा समझाई गई आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना आपको कैसी लगी ये क्लास। ठीक है, निम्न में से कौन पेशेवर व्यक्ति है जो क्या प्रोफेशनल है? वो कौन सा है बताओ? एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक जो एक्टर है, या आर्किटेक्ट है, या सभी है? ये बता दो कौन सा एक प्रोफेशनल। डॉक्टर के लिए प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत होती है जी। वकील के भी प्रोफेशनल होती है जी, LLB। जो एक्टर होता है वो भी एक प्रोफेशनल होता है, और आर्किटेक्ट भी क्या होता है? एक प्रोफेशनल होता है। ठीक है, तो हम आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सभी। ठीक है, ई आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वसीयत, जो वसीयत होती है ना मम्मी पापा से, जो बच्चों में आती है, उस वसीयत को क्या माना जाता है? दायित्व, लाइबिलिटी माना जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है, या रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। ठीक है, इनकम, इनमें से सभी कौन सी होती है जो हमारी वसीयत है? वसीयत हमारी लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे बाद वो हमें किसको देनी होती है? हमें बच्चों को देनी होती है, हमारे बच्चों को। ठीक है, इसलिए वो क्या हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, वसीयत हमारी क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। फिर हमारा सिक्स्थ, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किसके अंतर्गत आता है? जो इनकम है एंड एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो किस में आता है वो बताना। पर्सनल में, रियल में, सेविंग में, नॉमिनल में? कौन सा होता है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट? एक्सपेंसेस हमारे इस साइड होते हैं। देखो, याद कैसे करोगे? याद ऐसे करना हमें ताकि हम कभी भी ना भूलें। एक ट्रिक सी हो जाती है जिससे हम कभी भी नहीं भूलेंगे ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही बार में झंझट खत्म, खल्लास। ठीक है, इसलिए या कैसे देखोगे? देखो करेंगे हम कैसे, ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे बनते हैं हमारे अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमारे एक्सपेंस आते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर क्या आती है? हमारे इनकम आती है। इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, और एक्सपेंस है क्या? एक्सपेंस किस में होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। ये किसका होता है हमारा? ये होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट का। किसका होता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट का। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा? नॉमिनल अकाउंट। याद कैसे करोगे? हो गया,
अब भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। मैं ऐसे ही याद कर रखे है मैंने भी, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल, मैं कभी नहीं भूलती कि ये कौन सा अकाउंट है कौन सा नहीं है, इसकी एंट्री कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ठीक है। मैं कभी नहीं भूलती क्योंकि मैंने इस तरह से कोरिलेट कर रखा है इनको। एंट्रीज ऐसे कर रखी हैं कि हम कभी किसी को भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं कि हमें परचेज अकाउंट डेबिट करना है टू कैश करना है या टू बैंक करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना है। हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अकाउंट याद रखना है कि हमारा अकाउंट बनता कैसे है। बस कौन सी साइड हम एक्सपेंस लिखते हैं कौन सी साइड हम इनकम लिखते हैं, बस याद, ये बात याद रह गई ना तो इनफ है, सब कुछ सॉल्व हो गया हमारा। हमें जर्नल एंट्री याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ना ही रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट कौन सी साइड होती है हमारी, अब देखो, अब बताती हूँ, तुम याद कर लोगे कैसे, कैसे भूल जाओगे तुम, अब बताती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अब रिसिप्ट दे रखी है और पेमेंट दे रखी है, हमारी रिसिप्ट इस साइड आती है, ठीक है ना। रिसिप्ट यहाँ पर आती है और पेमेंट इस तरह से आती है। ये हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, डेबिट ऑल रिसिप्ट, ठीक है। क्रेडिट ऑल पेमेंट, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही हो गया ना इसमें, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये हमारा किसका अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट होता है, ये हमारा रियल अकाउंट का होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, हमारा रियल अकाउंट होता है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रियल अकाउंट, ठीक है। अगर मेरे द्वारा समझाई गई वीडियो समझ में आ रही हो ना, ये बता देना, मैं तुम्हें ट्रिक ऐसी करवा दूंगी, तुम्हें एंट्रीज तुम्हें कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन दे दे तुम्हें, एंट्री फटाक फटाक से कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे करते हैं। झारखंड अधिविधि परिषद है, जो कानून है ना वहाँ की झारखंड की वो परिषद है, वो कैसी है, लाभ अर्जित करने वाली संस्था है, व्यापारी संस्था है, गैर व्यापारी संस्था या फिर सभी है, सभी तो हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होगा हमारा, गैर व्यापारी, क्योंकि कानून है ना हमारा, उसमें व्यापार थोड़े ना चलेगा, ठीक है। तो आंसर जगह हमारा सी, ठीक है। फिर हमारा अलाभकारी संस्था की स्थिति में आय एवं व्यय खाता, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में ही बनाया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तैयार करने के लिए क्या, जो हम किसको बेस मानते हैं, उपार्जन को, रोकड़ को, अदत्त को, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग है, एक्यूर्ड है, कैश है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ये एक्यूर्ड होगी हमारी, ये हमारी कैश वाली होगी और ये हमारी आउटस्टैंडिंग वाली होगी। कौन सा आंसर होगा वो बता दो, अब किसको बेस माना जाता है। इसका जो बेस हो जाएगा हमारा एक्यूर्ड बेस हो जाएगा, एक्यूर्ड बेस, ठीक है। एक्यूर्ड बेस पे, क्योंकि कोई भी हमें चंदा देता है या चंदा देने की कहता है या हमें किसी भी तरह कोई दान देता है, चैरिटी देता है, ठीक है, तो उसको मानते हैं कि हमने कमा लिया है वो चीज़, ठीक है। इसलिए इसको क्या, उसी बेस पर हम क्या कर देंगे, हमारे अकाउंट को प्रिपेयर कर देंगे कि हमने कमा ली ये चीज़, ठीक है। एक्यूर्ड बेस पे ही हम क्या करते हैं, अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि चंदा अगर किसी ने बोल दिया ना कि मैं दूंगा तो वो देगा, ठीक है, 100% देगा। इसलिए एक्वायर्ड बेस पर, एक्यूर्ड बेस पर ही हम क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं, ठीक है। फिर हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है वो दिखाता है, क्या दिखाता है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैलेंस, सरप्लस एंड डिफिसिट और कैपिटल फंड, क्या दिखाता है। अब देखो, नेट प्रॉफिट और लॉस कौन दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है जी। कौन दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है। जो हमारा कैश बैलेंस है वो कौन दिखाती है जी, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, यही दिखाता है हमारा बैंक, जो हमारा कैश शेष है, ठीक है। सरप्लस एंड डिफिसिट, जी हाँ, ये है हमारा आंसर। क्या है हमारा आंसर, सरप्लस एंड डिफिसिट। जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर है वो सरप्लस एंड डिफिसिट दिखाएगा। अगर हमारी इनकम क्या है, एक्सपेंसेस से ग्रेटर है, एक्सपेंस से, ठीक है, ग्रेट है, तो वो क्या जगह हमारा सरप्लस हो जाएगा। अगर हमारी इनकम है जो वो लेस देन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, डिफिसिट आ जाएगी, ठीक है। इसलिए वो क्या दिखाता है, हमेशा सरप्लस और डिफिसिट दिखाता है। तो कैपिटल फंड में क्या आता है, कैपिटल फंड में आता है जी हमारी इक्विटी कितनी है, हमारी प्रेफरेंस कितनी है, हमारे पास कैपिटल कितनी है, डिबेंचर से कितनी ले रखी, डेट से कितनी ले रखी, ठीक है, ये चीज़ दिखाता है। फिर हमारा आगे आ गया हमारे सचिव को मानदेय का भुगतान है, जो सेक्रेटरी है उसको कोई मानदेय देना है, पेमेंट वगैरह करनी है उसकी, ठीक है, तो वो कौन सा एक्सपेंस आएगा, कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है,
इनकम आएगी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इनकम तो होगा ही नहीं, पेमेंट हो रही है, ठीक है, इनकम तो होगा ही नहीं। अब देखो इनमें से कैपिटल में से और रेवेन्यू में से कौन सा हो सकता है, बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी, कौन कौन बताता है, देखती हूँ किस किस को आता है। देखो कैपिटल एक्सपेंस वो होते हैं जो हम कैपिटल में से करते हैं, जो बिजनेस की कैपिटल है, कैपिटल फंड है ना, उसमें से जो एक्सपेंस करेंगे तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस आते हैं। जो हमारे ले लो, मान लो बिजनेस के लिए हमने कोई फर्नीचर खरीद लिया, बिजनेस के लिए हमने कोई मशीन खरीद ली, बिजनेस के लिए हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो वो किस में आएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंस में आएगा। बट हमने किसी को रेम्यूनरेशन दे दिया, किसी को सैलरी दे दी, किसी को कमीशन दे दिया, ठीक है, वो किस में आते हैं, हमारे रेवेन्यू में आते हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी मतलब बम बम भोले। निम्न में से कौन पेशेवर संस्थान के अंतर्गत शामिल है? प्रोफेशनल होना चाहिए भाई। टीचर है, यस मैम है। श्रम संघ है मैम। फिर हमारा सीए है, उसके लिए भी जरूरत है जी, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत है, इसलिए हमारा क्या जगह आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, किस किस का आया डी आंसर, बता दो जल्दी। किस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण व अपने सदस्यों की सेवा करना होता है? गैर व्यापारिक संस्था का, व्यापारिक संस्था का, साझेदारी व्यापार का, संयुक्त साहस का। ठीक है, जॉइंट वेंचर हो, ठीक है, जॉइंट वेंचर जब जॉइंट में काम करना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए। साझेदार व्यापार भी क्या, पार्टनरशिप क्या करते, ट्रेड शुरू करते, पार्टनरशिप, प्रॉफिट के लिए तो यूज करते हैं वो पार्टनरशिप। ठीक है, ट्रेड भी हम बिजनेस के लिए करते, बट नो गैर व्यापारिक संस्था जो क्या करते हैं, समाज का कल्याण करते, जैसे कि एनजीओ वगैरह। ठीक है, एनजीओ हमारी क्या है, एक समाज का कल्याण करने वाली एक गैर व्यापारिक संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? चंदा, जनता से प्राप्त दान। सी है हमारा सरकार से प्राप्त अनुदान या सहायता, गवर्नमेंट से हमें कोई सब्सिडी मिल जाती है या ग्रांट वगैरह मिल जाते हैं वो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनकम का मेन सोर्स क्या हमारा, सभी है जी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सभी। लाभकारी संस्था के शुद्ध परिणाम को क्या कहा जाता है? कौन सी है जी, लाभकारी है। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कौन सी है हमारी, प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ पर क्या बनता है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, नॉट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, नॉट इनकम ये नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब ही नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, इसका आंसर गलत दे रखा है, ये ए नहीं आता, ठीक है, ए नहीं होगा, क्योंकि ये इसका आंसर क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, अलाभकारी संस्थाएं वित्तीय विवरण में क्या तैयार करती है? वित्तीय विवरण में क्या तैयार करती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट तैयार करती है, बैलेंस शीट तैयार करती है क्या, बता दो जल्दी बता दो। करती है जी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी तैयार करती है जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तैयार करती है जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इनका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये तो बनाती ही नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर इसके लिए बैलेंस शीट भी तैयार करनी जरूरी पड़ेगी इनको। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस प्रणाली के आधार पर रखती है? डबल एंट्री सिस्टम, कैश स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर नन? इनमें से कोई भी नहीं चल रहा हो। हमारा हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें एक इफेक्ट से यानी कि एक एंट्री से डबल, इनकी डबल इफेक्ट पड़ेगा, दो जगह पे उसकी एंट्री होगी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम। एक क्लब द्वारा, क्लब एक क्या है हमारा, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बैलेंस शीट में, सभी में।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट, आंसर क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। ठीक है, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, नहीं है पूछा, यानी कि किस कौन सी पूछ ली इसने, लाभ कमाने वाली, जो क्या करती हो, लाभ कमाती है। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं जी, ये तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लब ये भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जी। जी औषधालय ये भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। बट टेस्ला है, जो टेस्ला क्या है हमारा, टेस्ला हमारा किस में आ जाएगा, हमारा जी लाभ कमाने वाले में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, हमारे लाभ कमाने वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, सॉरी, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को क्या बोलते हैं, यानी कि क्या है हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किससे ज़्यादा है, हमारी एसेट से ज़्यादा, यही बोल रखा है ना हमारा, एसेट से क्या है हमारा ज़्यादा लाइबिलिटी। तो वो क्या है हमारी, कैपिटल फंड है, पूंजी है, लाभ है, शुद्ध लाभ है जी। वो तो हमारी कैपिटल होती है जी, वो क्या होती है हमारी जी, कैपिटल होती है। और कैपिटल भी कौन सी, कैपिटल फंड होता है जी, जिसमें क्या होती है हमारी जी, हमारी उसमें क्या होती है, सभी की सभी, चाहे डायरेक्टर से आई हो का लाइव, जो हमारी कैपिटल है, चाहे वो इक्विटी से आई, चाहे प्रेफरेंस से आई, किसी से भी आई कैपिटल। ठीक है, वो लिखेंगे हम कैपिटल फंड में। ठीक है, अब न्यू जो हमारी नई बैलेंस शीट बनती है ना, उसमें कैपिटल फंड लिखा जाता है, नोट अ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल फंड लिखा जाता है उसमें। गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है, जब एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए, किससे, इनकम से। एक्सपेंस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए इनकम से, तो क्या हो गई हमें, डिफिसिट हो गई जी, डिफिसिट हो गई जी। डिफिसिट को क्या बोलते हैं, कमी या घाटा बोलते हैं जी। ठीक है, कमी या घाटा बोलते हैं जी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इनका एक्सपेंस ज़्यादा है, सॉरी, एक्सपेंस क्या है, कम है, और इनकम क्या है, ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा होगी तो हमारा क्या हो गया, हमारा सरप्लस हो गया जी। ठीक है, मैंने पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ कर दी। ठीक है, अगर ये उल्टा होता तो वो क्या हो जाती, डिफिसिट आ जाती। ठीक है, इनमें से कौन आयगत प्राप्तियों के उदाहरण हैं, वसीयत नहीं जी, ये नहीं है। चंदा, यस ये है। धन समापन शुल्क नहीं जी, ये सभी का नाम ये नहीं कि सभी आ जाएंगे, तो आंसर जगह हमारा बी। ठीक है, आंसर जगह हमारा बी, चंदा। प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करने का आधार क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार करना है तो क्या मानना पड़ेगा, बेस क्या होगा हमारा, बेस होगा रिसिप्ट, कितना रिसीव हो गया और कितना हमें पेमेंट करना है, कितना हमें क्या करना है, पेमेंट करना। तो उसमें क्या क्या आती है, एक्यूर्ड नो, आयगत नो, रोकड़ यस। आंसर जगह हमारा रोकड़, यानी कैश में कितना तो आ गया और कितना कैश चला गया। ठीक है, कितना कैश चला गया। उस खाते का नाम बताइए जो अलाभकारी संस्थाओं द्वारा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते के जगह पर बनाया जाता है। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जगह पे क्या दिखाते हैं, डिफिसिट एंड सरप्लस। डिफिसिट कब आएगा, जब इनकम ज़्यादा हो। ठीक है, और एक्सपेंस कम हो, एक्सपेंस कम हो गया, इनकम ज़्यादा होगी तो क्या आ जाएगी हमारी, पहला बोला इन्होंने इनकम, इनकम ज़्यादा है और क्या हमारी पेमेंट, इनकम कम इनकम ज़्यादा से क्या मिलेगा, डिफिसिट, या फिर हमें क्या मिलेगी, हमें सरप्लस मिलेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट से भी हमें क्या मिलता है कि हमारा कितना बैलेंस है, कितनी हमारा नेट है। ठीक है, इनकी ये कैश बेस पे बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, कितनी रिसीव हुई है, कितनी पेमेंट हुई है। व्यापारी खाता नहीं बनाया जाता, तो कंपैरेटिव पत्र वो भी नहीं बनाया जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे तो बना जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, याद रख लें। डेप्रिसिएशन एक मद है, कैसी मद है हमारी, व्यापारिक है, लाभकारी है, गैर रोकड़ है, रोकड़ है, ट्रेड से संबंधित है, कैश, नो मैम, अलाभकारी जिससे लाभ नहीं मिलता, इसका तो कोई मैटर ही नहीं, लाभ मिलेगा या ना मिलेगा। हमें किसी भी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन हमें कैश में पेमेंट कर ही नहीं रहे, फिर भी उसकी क्या हो रही है, वैल्यू डाउन हो रही है। तो ये क्या होगा हमारा प्रॉफिट और नॉन, क्योंकि इसमें ना तो हम सेल कर रहे ना ही परचेज कर रहे, इसका मतलब कोई है ही नहीं, कैश का कोई मैटर ही नहीं। तो मतलब गैर रोकड़, ये पेमेंट में हम कोई कैश तो पेमेंट कर ही नहीं रहे, ये कोई रुपया तो हम दे ही नहीं रहे, तो ये गैर रोकड़ है, फिर भी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं उसके अमाउंट को, ठीक है, अमाउंट को क्या होती जा रही है, माइनस होती जा रही है वो डेप्रिसिएशन हो के, ठीक है। उस खाते का नाम बताइए जो एक अलाभकारी संस्था की रोकड़ पुस्तक के लेन देन का वर्गीकृत सारांश प्रदर्शित करता है। प्राप्ति और रिसिप्ट खाता, चंदा खाता, साझेदार खाता, निधि कोष निधि खाता, कौन सा होगा हमारा आंसर, हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्न में से कौन आयगत प्राप्तियां हैं जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट है वो बतानी है, कौन सी है, ठीक है। निवेश पर ब्याज, सरकार से अनुदान, प्रवेश शुल्क, इनमें से सभी बताओ कौन सा है, जल्दी करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी करो, लंबी हो जाएगी वरना वीडियो, ठीक है, जल्दी करो। आंसर हो जाएगा हमारा सभी, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सभी, ठीक है। हॉल का किराया है, कौन सी प्राप्ति है, हॉल का किराया मिला हमें, तो वो कौन सी है, बैलेंस शीट वाली है, जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, या फिर कैपिटल रिसिप्ट, या फिर सभी तरह की है, बताओ कौन सी है। ये हो जाएगी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक, कौन सी हो जाएगी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। इनमें से कौन विशेष कोष के अंतर्गत आता है, प्रतिबंधित कोष, ऋण कोष, अप्रतिबंधित कोष, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऋण कोष, जो हमारा डेट वाला जो फंड है वो मेन है सबसे, ठीक है। हमें कितना डेट मिले, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी में हो या फिर अनसिक्योर्ड हो, ठीक है। दान कितने प्रकार के होते हैं, दान, चैरिटी, चैरिटी कितने प्रकार के, दान कितने प्रकार के होते हैं, चैरिटी होती है जी हमारी 2 प्रकार की, स्पेशल और दूसरी कौन सी, सामान्य, ठीक है। दूसरी कौन सी हमारी सामान्य, सामान्य दान और विशेष दान, ठीक है। वसीयत एक प्रकार का खालिस्तान है जो मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार प्राप्त होता है, उपहार भी हो सकता है, दान भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, बता दो। आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कबाड़, घास के विक्रय से प्राप्त राशि को किस खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, पहली बात तो ये रिसिप्ट हुई है, ठीक है, पहले तो ये ध्यान रख लेना, क्या है ये, रिसीव हुई है, प्राप्त राशि है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के प्राप्ति पक्ष में, रिसिप्ट एंड पेमेंट के भुगतान पक्ष में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्या है, रिसिप्ट पे पक्ष में। आंसर क्या जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो हमारे रिसिप्ट साइड होगी वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, क्या होता है, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, आय, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा आयगत व्यय, बी इज द राइट आंसर, आयगत व्यय, ठीक है। पुराने अखबारों की बिक्री की है तो वो क्या किस में आएगी, पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है, संपत्ति है, लाभ है। ये तो जी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है जी, क्या है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है जी, हमें तो पता है इस चीज़ का,
ठीक है। पुरस्कार कोष से संबंधित यानी कि जो हमें प्राइज मिला है उसका फंड है कोई, उससे संबंधित इनकम और एक्सपेंडिचर को कहाँ पर दिखाया जाएगा? आय तथा व्यय खाते में? नहीं। जो हमारे बैलेंस शीट है उसके संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के जो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में, या रोकड़ खाते में? ये आएगा जी हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड आ जाएगा। ठीक है। ओह सॉरी, फंड है ना, भूल गई थी, वहाँ पे एसेट ही आती है, ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं ध्यान कहाँ चला गया था। बैलेंस शीट किस किस में हमारी लाइबिलिटी साइड जहाँ पर क्या आती है हमारी कैपिटल्स वगैरह आती है। ठीक है, कैपिटल्स आते हैं, फंड आते हैं, सारे के सारे फंड आते हैं। ठीक है। गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति होती है, आयगत प्राप्ति होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई भी नहीं। लाइफ मेंबरशिप फीस किस में आती है हमारी जी? ये तो बैलेंस शीट में आती है जी। किस में आती है जी? हमारी बैलेंस शीट में आती है ये तो हमारी। तो ये कौन सी हो जाएगी? हमारी पूंजीगत प्राप्ति होती है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसमें यही होता है ना, कैपिटल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वसीयत को माना जाना चाहिए, दायित्व पूंजीगत, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, इनमें से कोई भी नहीं। वसीयत को माना जाना चाहिए, लाइबिलिटी जो हमारी आयगत प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखो, अगर हमारा ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट होता और लाइबिलिटी होता तो हम क्या लिखते हैं? इसको लाइबिलिटी लिखते। क्यों? क्योंकि ये हमारे कौन से साइड लिखा जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड की डेबिट साइड लिखा जाता है, यानी कि रिसिप्ट साइड लिखी जाती है कि हमें रिसिप्ट होगी। ठीक है, बट हमें अगर इसमें देखा हमारा कैपिटल नेचर में, ठीक है, लेकिन इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? कैपिटल नेचर की, कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं इसको। ठीक है, और कहाँ पर शो करते हैं? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल रिसिप्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल रिसिप्ट। अगर ओनली लाइबिलिटी कैपिटल रिसिप्ट नहीं होता तो हमारा क्या हो जाता? हमारा लाइबिलिटी हो जाता। लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल नेचर का मान रखा है ना, कैपिटल नेचर का। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हमारा? कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। बकाया चंदा, बकाया चंदा किसी ने बोल दिया कि मैं आपको चंदा दूंगा इतना, आपकी इस जो ब्रांच है या आपकी एनजीओ है इसको मैं इतना चंदा देकर जाऊंगा। ठीक है, बकाया अभी तक उसने दिया नहीं, तो उसको क्या मानेंगे हम? आय मानेंगे, संपत्ति मानेंगे, या फिर दायित्व, या फिर सभी? क्या मानेंगे हम उसको? हम क्या मानेंगे? हमारी इनकम है। ठीक है, क्या हमारी वो इनकम है, और ठीक है, वो क्या हमारी इनकम। चंदा है, बकाया है, किसी ने बोला कि मैं आपको इतना चंदा देकर जाऊंगा आपके एनजीओ को या फिर आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको। ठीक है, तो वो क्या है? हमारी इनकम है, संपत्ति है, दायित्व है, या फिर ये सभी है। तो वो क्या है? हमारी एसेट है। ठीक है, मिलेगी मिलेगी। ठीक है, वो क्या? हमारी एसेट है चंदा। इसमें चंदा ही एसेट वगैरह होता है। ठीक है, यदि स्पष्टता कुछ नहीं दिया गया है तो प्रवेश शुल्क का क्या माना जाता है? जो बोल रखा, तो वो क्या माना जाएगा? हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, लाइबिलिटी, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। मानेंगे क्या हम इसको? रेवेन्यू रिसिप्ट फर्स्ट। ठीक है, निम्न में से कौन आय नहीं है? चंदा, दान, टिकट की बिक्री, एंडोमेंट निधि, यानी कि हमने कोई फंड बना लिया। ठीक है, चंदा मिल गया वो इनकम है, दान मिल गया वो भी इनकम है, टिकट की बिक्री होगी वो भी इनकम, एंडोमेंट फंड है वो हमारी बिक्री नहीं है। ठीक है, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000 रुपये, वर्ष के अंत में जो आउटस्टैंडिंग चंदा है वो 8,000 है, और प्रारंभ में अदद चंदा है वो 6,000 है। तो नेट इनकम बताओ, जल्दी निकालो। ठीक है, जल्दी निकालो। किसी ने बोला है कि हम आपको चंदा देंगे, लेकिन वो अभी तक चंदा नहीं दिया है। ठीक है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखो कैसे निकालोगे। 50,000 है, यस मैम है। फिर उन्होंने बोला कि वर्ष के अंत में इनकी समाप्ति होगी, अभी तक वो आया नहीं है। ठीक है, आया नहीं है तो हमारी क्या है, वो इनकम है, आएगी हमारे पास। तो 8,000 हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितने हो गए जी हमारे? हो गए जी 58,000। ठीक है, बट जो पहले था यानी कि जब साल स्टार्ट हुई थी ना, किसी ने बोला था कि हम आपको 6,000 रुपये देंगे चंदे के, लेकिन दिए नहीं थे उस टाइम पे उसने। फिर क्या उसने अभी तक दिए नहीं होंगे? अब तक तो उसने दे दिए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6,000 हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे। क्या कर देंगे हम? इसमें से लेस कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 52,000। किस किस का आंसर आया ये बता दो जल्दी। कितना जगह हमारा? 52,000। दोबारा देख लो, 50,000 रुपये चंदा के अभी फ़िलहाल हैं। ठीक है, अब बोल रहा कि किसी ने बोल रखा कि हम आपको क्या देंगे, 8,000 रुपये चंदा के और देंगे, तो वो ऐड हो जाएगा। शुरुआत में किसी ने पहले साल में बोल रखा था कि हम आपको देंगे, तो मतलब अगले साल में उसने दे दिए होंगे। ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, इसमें से लेस हो जाएंगे। तो आंसर जाएगा हमारा 52,000 रुपये। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अर्ध चंदा 20,000, अंत में अग्रिम चंदा यानी कि एडवांस में मिल गया है। ठीक है, 10,000 तथा आय व्यय के खाते में क्रेडिट किए जाने वाले चंदे की राशि क्या होगी वो बता दो। एक तो पहली बात तो ये हमारे पास कितना है, 1,80,000। जिसने ये निकाल दिया ना उसको सब कुछ आ गया। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं रहता उसका बाकी। अब देखो उसने बोला कि आउटस्टैंडिंग चंदा वर्ष के अंत में, इसका मतलब वो आगे देगा। तो 20,000 ये हमारी क्या होगी, इनकम होगी। अब क्या बोल रहे हैं कि एडवांस में ही आ गया अगली साल वाला। अगले साल वाला तो हमें अगले साल में ऐड करना था, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या कर देंगे हम, ये कर देंगे ऐड, ये कर देंगे हम लेस। ठीक है, तो कितना देगा हमारा? 1,90,000 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज़ द राइट आंसर। बी मतलब बम भोले। ठीक है, उपभोगजन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को क्या माना जाता है जिससे उपभोग किया जा सकता है? ऐसी आइटम है उनको बेच दिया और उनसे जो भी रिसिप्ट हुई है उसको क्या मानेंगे? पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, दोनों, या फिर कोई भी नहीं? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा जी रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, क्या हो जाएगी जी हमारी? रेवेन्यू रिसिप्ट है जी ये तो। ठीक है, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि 5,000 है। अगले वर्ष अग्रिम प्राप्त है, पहले से ही मिल गया 300 रुपये। चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि कितनी? 400 है। तो चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि बता दो कितनी है? 5,000 है जी। अब इसमें से क्या कर देंगे? 300 का क्या करेंगे बता दो, और 400 का क्या करेंगे? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। ये तो जी एडवांस में मिल गया तो लेस करने पड़ेंगे, और ये हमारे एक्यूड है यानी कि हम क्या कर लेंगे, आदत है हमारे, आउटस्टैंडिंग है, हमें मिलेंगे। तो मतलब कितने में हमारे 5100 रुपये हो गए जी। आंसर हो जाएगा हमारा 5100। ठीक है, किस किस का आया वो बता दो। यदि आय जो हमारी इनकम है 16,000 है और कैपिटल फंड में डेबिट की गई कमी 4300 रुपये हैं, तो व्यय है कितना? व्यय है जो हमारा एक्सपेंस है वो कितना है? इनकम तो हमारी कितनी है जी? 20 है जी। इनकम कितनी है जी हमारी? 20 है, 16 है, 20 बोलिए। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड तो लाइबिलिटी साइड आता है जी। लाइबिलिटी क्या होगी जी हमारी? डेबिट की गई कमी है 4300 रुपये, तो हम क्या कर देंगे इसमें? 4300 हम ऐड कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20,300। 20,300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा कहाँ पर आएगा? आय व्यय खाते में क्रेडिट करना है, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना है, संपत्ति व पक्ष में दिखाया जाना है, या फिर सभी? स्पेशल पर्पज़ के लिए लिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्पेशल पर्पज़ के लिए तो मैं एक अलग से खाता खोलना पड़ेगा, उसमें क्रेडिट करना पड़ेगा, फिर उसको बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा।
दिखाना पड़ेगा जी, पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। ठीक है। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति रिसिप्ट और पेमेंट खाते में आएगी? अदत्त वेतन, गिरावट, आजीवन सदस्यता शुल्क और उपार्जित चंदा। ये सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जी हमारा। सब्सक्रिप्शन किस में आ जाएगा जी? हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। गिरावट वगैरह तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। ठीक है। फिर है पूंजी कोष का सूत्र क्या है? कैपिटल फंड कैसे निकलेगा? कैपिटल कब निकलती है? जब हम क्या कर दें, एसेट में से क्या कर दें, हम लाइबिलिटी को माइनस कर दें। ठीक है। एसेट में से लाइबिलिटी, तो यही पहला ही ऑप्शन है। ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। इसका आंसर इसमें गलत दे रखा है। ठीक है। गलत है, ए आएगा। ठीक है। तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड ही आ गई इसकी। लाइबिलिटी साइड ही दे दी पूरी की पूरी बैलेंस शीट की। ठीक है। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम पर्याप्त चंदे हैं। क्या है हमारे? आय है, संपत्ति है, दायित्व है? कोई भी नहीं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम पर्याप्त इनके एडवांस में मिल गए, तो वो हमारी क्या लाइबिलिटी है जी? क्या हमारी लाइबिलिटी है जी? फिर नीचे दी गई शर्तों में से कौन सी मूल प्रविष्टि की पुस्तक मानी जाती है? ट्रायल बैलेंस, सामान्य पत्रिका, सामान्य खाता बही, भुगतान और रिसिप्ट। किसमें मूल प्रविष्टि की पुस्तक मानी जाती है? देखो अब क्या होगा हमारा। ट्रायल बैलेंस नहीं होगा जी, पत्रिका कोई होती ही नहीं, सामान्य लेजर होती है। और ठीक है, वो लेजर होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या जो है? सी इज द राइट आंसर। ठीक है। सामान्य लेजर, जो सामान्य लेजर है वो मूल प्रविष्टि की पुस्तक होती है। सबसे पहले इसी में लेन देन लिखे जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित लेन देन से शेयर धारक यानी कि शेयर होल्डर है की इक्विटी प्रभावित नहीं होती। शेयर धारक का लाभांश इक्विटी होती है। कुल शुद्ध घाटा हुआ, शेयर धारकों द्वारा शेयर होल्डर्स द्वारा नकदी का निवेश हुआ, बैंक ऋण की आय से की गई भूमि की खरीद। आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी इज द राइट आंसर। किस का है बता दो, जल्दी बता दो। बैंक कार्यवाही की आय से की गई भूमि की खरीद का शेयर धारकों की इक्विटी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव केवल लाइबिलिटी और एसेट पर ही होगा, नॉट एट कैपिटल। ठीक है। बावनवा हमारा मालिक से व्यापार के कारण नकद निकासी को किस खाते में रखा जाता है? मालिक से व्यापार के कारण निकाली गई खाते को कहाँ रखा जाता है? खरीद खाते में, नकद खाते में, इनके ड्राइंग है, आहरण खाता है जी, ड्राइंग अकाउंट है, या फिर कैपिटल अकाउंट में? किस में आएगा? ये आ जाएगी जी हमारे व्यापार के लिए खरीदा है। ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारा नकद खाता में। ठीक है। कहाँ पर आ जाएगा? हमारे कैश अकाउंट में। कैश हमारा चला गया है, तो कैश चला गया तो हमारा कहाँ पर आ जाएगा? हमारा कैश अकाउंट में। ठीक है। लेखक द्वारा नकद निकासी को बैंक के आहरण खाते से डेबिट किया जाना चाहिए, हालांकि प्रोवाइडर द्वारा नकद राशि का क्रेडिट व्यवसाय के नकद खाते में जाना चाहिए। ठीक है। यदि खुद के लिए लेता था तो वो कहाँ पर आता? वो ड्राइंग में आ जाता है। ठीक है। किसी संस्था के सभी लेन देन को सबसे पहले किस बही या खाते में दर्ज किया जाता है? टी खाते में, लेखांकन के समीकरण में, मूल प्रविष्टि की पुस्तक में, अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक में? आंसर हो जाएगा जी हमारा मूल प्रविष्टि की पुस्तक में, सबसे पहले वाले में। ठीक है। जर्नल बोलते हैं जिसको। ठीक है। जिसे मूल प्रविष्टि की पुस्तक के रूप में भी मानना पे जाना में सभी प्रारंभिक व्यावसायिक लेन देन शामिल होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सभी प्रारंभिक या मूल लेन देनों को इसी में रखा जाएगा। ठीक है। जर्नल प्रविष्टियों से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक है, वो बताना। जर्नल प्रविष्टियां लेन देनों के प्रभावित को दर्शाती है। डेबिट किए गए खाते के शीर्षक पहले जर्नल में सूचीबद्ध होते हैं।
खाता शेष राशि जर्नल प्रविष्टियों द्वारा प्रदान की जाती है। प्रत्येक रोजाना मचा प्रविष्टि की शुरुआत तिथि से होनी चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जी, हमारा जो खाता बही है वो खाता से जो हमारी जर्नल होती है वो कभी भी बैलेंस शेष नहीं दिखाती, कितना बैलेंस शेष बचा या नहीं बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी। सिर्फ एंट्रीज होती हैं, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं दिखाया जाता कि कितना बैलेंस आया, कितना बैलेंस शेष है, या सरप्लस है, डिफिसिट है, प्रॉफिट है, लॉस है, ठीक है, नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, किस तरह, ये नहीं दिखाया जाता। ग्राहकों द्वारा लौटाया गया सामान निम्न में से किस खाते में डेबिट किया जाएगा? ग्राहकों ने वापस कर दिया सामान, तो किस खाते में डेबिट किया जाएगा? भीतर की ओर वापसी, बाहर की ओर वापसी, खरीद का खाता, ग्राहक का खाता। कस्टमर अकाउंट जो हमारा परचेज अकाउंट है, या फिर रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड यानी किस में आ जाएगा? रिटर्न इनवर्ड। ग्राहक द्वारा लिए गए माल के लिए जर्नल प्रविष्टि रिटर्न इनवर्ड अकाउंट के बिक्री रिटर्न में डेबिट की जाएगी। यस, होगा ना यही। फिर अब पत्रकारों के लेन देन किस क्रम में दर्ज किए जाते हैं? वर्णमाला क्रम में, कालानुक्रम में, घटता क्रम में, घटते क्रम में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी बताओ। आंसर हो जाएगा हमारा मैम बी। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। दिनांक प्रारूप द्वारा आदेश का उपयोग जर्नल द्वारा डेबिट और क्रेडिट प्रारूप में रिकॉर्ड किए गए लेन देन के लिए किया जाएगा। इसलिए जर्नल लेन देन कार्य कालानुक्रम क्रम में होगा, जिससे पहले की प्रविष्टि पहले दर्ज की जाएगी और बाद वाली बाद में। ठीक है। जर्नल को वैकल्पिक रूप में कहा जाता है। जो जर्नल क्या बोलते हैं? लेन देन के इतिहास की एक पुस्तक, खाता बही, लेन देन की प्रविष्टि बुक, द डे बुक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द डे बुक, यानी कि हर रोज़ की इसमें एंट्री की जाएगी, क्या गया, क्या आया, क्या रिटर्न हुआ है, क्या रिटर्न इनवर्ड हुआ है, क्या आउटवर्ड हुआ है। ठीक है, द डे बुक आ जाएगी हमारी। जर्नल एक पुस्तक होती है, इसमें खाता बही में खातों के पोस्ट करने से पहले लेन देन शुरू में वापस कर दिया जाता है, इसलिए पत्रिका को दैनिक प्रविष्टि या मूल प्रविष्टि की पुस्तक भी कहा जाता है। जी सही बात है जी। बिल प्राप्त होने पर भुगतानकर्ता द्वारा अपने खाते की पुस्तकों में की गई प्रविष्टि को क्या बोला जाएगा? जो ड्रॉअर अकाउंट है डेबिट, और जो हमारा देय बिलों के खाते उसको क्रेडिट कर दो। जो ड्रॉवर है उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, बैंक के खाते को क्रेडिट कर दो। फिर रिसिप्ट जो हमारा बिल्स है, बिल्स खाता है जो BR है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, और अदाकर्ता के लिए डेबिट कर दो। बैंक द्वारा डिस्काउंट खाता है तो डेबिट कर दो, बिल प्राप्य खाता उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें क्या कर देंगे हम? जो हमारा डेटर है, डेटर अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। BR क्या हो गए? कम हो गए, डेटर यानी कि पैसा हमारा आ गया। ठीक है। फिर हमारे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में से किसके सारांश है? लाभ और हानि खाता, ट्रेडिंग खाता, कैश बुक डेट कॉलम के साथ, रोकड़ बही बिना कॉलम के साथ, बिना दिनांक कॉलम के साथ। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई डेट नहीं होती जी, नहीं होती जी। इसका मतलब बिना दिनांक वाली, तो एक ही बात है, बिना दिनांक कॉलम के साथ। कैश के बारे में बता रखा उसमें। ठीक है। प्राप्ति और खाते में के सारांश में लाभ और हानि का हिसाब नहीं दिया जाता, और न ही ट्रेडिंग खाते पर विचार किया जाता, नहीं होता जी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रोकड़ बही का होगा, लेकिन दिनांक कॉलम नहीं होगा। रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगी, बट उसमें क्या होगा? दिनांक कॉलम नहीं होगा। क्वेश्चन है हमारा, किराए के रुपए देने थे 1000, मालिक के खाते से डेबिट कर दिया और करना था क्रेडिट, तो उपरोक्त त्रुटि के अनुसार प्रविष्टि क्या काम करे? कैसे करोगे आप? इसकी जो त्रुटि हो गई उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? ठीक है, वो बताना है। किराए के खाते से मकान मालिक के व्यक्तिगत खाते से 1000 डेबिट खाते के 1000 कर देंगे। मकान मालिक अकाउंट
1500। और पर्सनल अकाउंट जो किराए अकाउंट के हैं वो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, किराया खाता जो 1000 कर देंगे और बैंक का खाता 2000 से डेबिट कर देंगे। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि सेम सेम अमाउंट ही कर सकते हैं, इससे अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो सीधा ही आंसर दिखाई दे रहा था हमें। ठीक है, इसको वैसे उल्टा कर देते हैं, जब हम रेक्टिफाई करते हैं ना तो उल्टा कर देते हैं हम इसको। ठीक है, इनके रेंट अकाउंट डेबिट टू मकान मालिक को क्या बोलते हैं, ओनर्स अकाउंट। ठीक है, जो पर्सनल अकाउंट से चला जाएगा पैसा। 25,000 रुपये मूल्य के स्टॉक को आग से नष्ट करने के लिए लेखांकन प्रविष्टि क्या होगी जिसका बीमा नहीं किया गया है। डेबिट कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट 20,000 से, क्रेडिट कर देंगे स्टॉक अकाउंट को 25,000 से। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ये बोल रखा पहला इन्होंने, क्या बोल रखा है जी, डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू ट्रेडिंग। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 25,000 हो जाएंगे। ठीक है, एक नुकसान हुआ और व्यापार इसका हिस्सा, इसलिए आग से स्टॉक के इसमें से कोई भी हाँ क्लेम कर ही नहीं सकते, इंश्योरेंस ही नहीं करवा रखा, तो पैसे कहाँ से जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से या फिर कैश से चले जाएंगे। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें लेन देन को विभिन्न पत्रिकाओं में दर्ज किया जाता है क्या कहलाती है। प्रवेश करना, पत्रकारिता, पोस्टिंग, समायोजन। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जी बी आंसर इज द हमारा राइट आंसर, पत्रकारिता। ठीक है, क्या बोला जाएगा, पत्रकारिता। इस प्रक्रिया में लेन देन को विभिन्न पत्रिकाओं में दर्ज किया जाता है, उसे पत्रकारिता बोलते हैं। यह गतिविधि केवल बही खाता पद्धति की केवल दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को संदर्भित करेगी, डबल एंट्री सिस्टम को क्या करेगी बताती है। ठीक है, किसी भी व्यावसायिक लेन देन से प्रभावित खातों की न्यूनतम संख्या कितनी है, मिनिमम कितने अकाउंट जो इफेक्ट होंगे, जो हमारा बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, 1, 2, 4 अनिश्चितकालीन, इनको पता है कितने हैं, सभी को पता है जी। डबल एंट्री सिस्टम हो गए तो हमारे कितने अकाउंट हो रहे थे, 2 इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में कम से कम प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन को अनिवार्य रूप से 2 खातों में दर्ज किया जाना जरूरी होता है। 2 से अधिक खातों को डेबिट या क्रेडिट करने की जर्नल एंट्री को क्या बोला जाता है, जर्नल एंट्री बोला जाता है, कंपाउंड एंट्री बोला जाता है, एक्स्ट्रा एंट्री बोला जाता है, या फिर मल्टी एंट्री बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगी जी हमारे 2 से अधिक हैं जी, वो क्या हो जाएगी हमारी कंपाउंड है जी, बी आंसर हो जाएगा हमारा, कंपाउंड एंट्री है जी। ठीक है, यौगिक प्रविष्टि एक प्रकार की प्रविष्टि जिसमें 2 से अधिक खातों को जमा या डेबिट करना शामिल होता है। ठीक है, जर्नल में प्रविष्टियां करना या जर्नलाइज करना वर्ष में कितनी बार किया जाता है, लेखा वर्ष के अंत में, हर साल 1 बार, हर साल 3 बार, लेखा अवधि के दौरान कई बार। जर्नल में कितनी बार एंट्रीज कर सकते हैं हम, जर्नलाइज कर सकते हैं, ये कई बार कर सकते हैं जी, कई बार कर सकते हैं जी। ठीक है, जितनी बार भी ट्रांजैक्शन होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी जी। किसी संगठन का लेखा चक्र जर्नल में प्रविष्टि रिकॉर्डिंग से शुरू होता है, ये लेखांकन की एक पीरियड होता है, पत्रकारिता की प्रक्रिया बहुत बार की जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा खाता मालिक द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले गए व्यवसाय से नकदी को डेबिट करता है, यानी कि जो कैश निकाला उसको कहाँ से डेबिट करेंगे जी, ड्रॉइंग अकाउंट, व्यापारिक अकाउंट, व्यावसायिक अकाउंट, ट्रेड अकाउंट, कैश अकाउंट, या फिर स्टॉक से। ठीक है, नकदी को अच्छा ये कहाँ पर आ जाएगा जी, हमारी ड्राइंग में आ जाएगा। कैपिटल में से क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे जी, कैपिटल अकाउंट में किस में आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा जी। ठीक है, नकद या सामान जिसे वेंडर या व्यक्तिगत उपयोग के लिए वापस लेता है, इन्वेंट्री को कम करेगा और ड्राइंग खाते में दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रीपेड बीमा का शुरुआती बैलेंस 20,000 रुपये 5वां लेखा वर्ष के दौरान समाप्त हो जाता है, इनके 5वें वर्ष के दौरान क्या हो गया, वो समाप्त हो गया है। तो समायोजन प्रविष्टि में उसका क्रेडिट बैलेंस शामिल कितना होगा वो बताना है जी। 20,000 को क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो जी, कितने आ गए जी, 4,000 आ गए। और प्रीपेड है जी, प्रीपेड है तो प्रीपेड के कितने आ जाएंगे, प्रीपेड बीमा में 4,000 रुपये दिखा रखा, कहाँ पर है जी, ये ए है जी, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी कर लो हम।
एक पाँचवीं राशि समाप्त हो गई, इसलिए एक पाँचवीं राशि को खाते में जमा करना। वर्ष के, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ष के अंत में रोकड़ बही का डेबिट शेष क्या दर्शाता है? एक वर्ष में प्राप्त कुल राशि, कुल नकद राशि, एक वर्ष में भुगतान की गई कुल नकद राशि, संगठन की कुल आय, दी गई अवधि के अंत में कैश इन हैंड। आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा? दी गई अवधि के अंत में कैश इन हैंड, ठीक है। अगर मेरे द्वारा समझाई गई वीडियो, समझाया गया कंटेंट, इस वीडियो में सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे द्वारा ये इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मैं ऐसे ही टेस्ट बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। कॉमर्स के लिए जो CET है, ठीक है, बहुत अच्छे टेस्ट लेके आऊँगी, आप अच्छे से कर लेना, ठीक है दोस्तों। आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।